लिमिटेशन एक्ट का ये पहला लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है, सबसे पहले इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या थी, वजह क्या थी? इस एक्ट को लाने की जो इसने वजह लिखी वो आपने इसका सेक्शन 3 पढ़ना है। सेक्शन 3 उसने कहा कि कोई भी दावा, कोई भी दरखास्त या कोई भी एग्जीक्यूशन, ठीक है, अपील, दरखास्त, एग्जीक्यूशन या कोई दावा जिसके लिए एक खास टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम के बाद उसे दायर किया जाएगा तो उसकी दायरगी को उसने शेल वाले लफ्ज के साथ रोक दिया है, ठीक है। सच सूट, सूट, अपील और एप्लीकेशन, ये तीनों पर लागू होता है। उसने कहा शेल के लफ्ज के साथ मैंडेटरी कर दिया कि अगर कोई भी सूट, अपील या दरखास्त जो कि शेड्यूल 1 में उसका जो टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम के बाद कोर्ट में दायर की जाएगी तो कोर्ट उसे शेल डिसमिस्ड द सेम, कि उसे खारिज कर देगी, ठीक है। लेकिन अब ये हर मामलात में नहीं आता। उसने कहा कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 25, अब यहां उसने नरमी दे दी है हमारे लिए। उसने कहा कि ये जो सेक्शन 4 से लेकर 25 तक जो सेक्शंस है ना, इनको भी मद्देनजर रखना है। जब वो दरखास्त, वो सूट या वो अपील खारिज की जाएगी तो इनको भी मद्देनजर रख कर की जाएगी, ठीक हो गया। ये है, इसको रूल ऑफ लिमिटेशन भी कहा जाता है, सेक्शन 3 को। और ये आप ऐसे समझ लें कि ये बुनियादी मकसद है। सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का बुनियादी मकसद सेक्शन 3 में ही बयान कर दिया है कि कोई भी दावा, कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन जिसके लिए शेड्यूल 1 में एक मखसूस टाइम दिया गया है कि आप इस टाइम के अंदर ये एप्लीकेशन, ये सूट या ये अपील दायर कर सकते हैं, अगर आप उसे उस टाइम फ्रेम के अंदर दायर नहीं करते तो फिर अगर आपने उसके बाद दायर किया, द कोर्ट शैल डिसमिस द सूट, अपील या एप्लीकेशन, ठीक है, कोर्ट उसे खारिज कर देगी। बात की समझ आई? लेकिन उसने नरमी ये दिखाई, उसने कहा कि जी सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 25 कि ये 4 से 25 जो हैं ये इसकी एग्जेम्पशंस हैं। हम जो आगे सेक्शंस पढ़ेंगे ना, ये 4 से 25, ये सारी की सारी क्या हैं, इसकी एग्जेम्पशंस हैं। मुस्तस्ना कर दिया 4 से 25 वाली जो कंडीशंस हैं उनको उनके सब्जेक्ट टू करके उसमें थोड़ी सी उसने रियायत डाल दी। अब सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 ये कहता है कि वो जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा ना कि कोई भी दावा जो है वो टाइम के बाद, मखसूस टाइम के बाद जब दायर किया जाएगा तो फिर वो दावा जो है उसको, उस सूट को, उस अपील को, उस एप्लीकेशन को जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 4 ये कहता है कि वो टाइम कब स्टार्ट होगा और किस दिन खत्म होगा। सेक्शन 4 ने यह कहा कि जिस दिन टाइम ने खत्म होना होता है, जिस दिन टाइम ने खत्म होना होता है, अगर उस दिन कोर्ट को छुट्टी है, कोर्ट बंद है, छुट्टियां हो गई हैं, तो आपका टाइम रुक जाएगा वहां पर। मिसाल के तौर पर एक ऐसा दावा है जिसका कल आखिरी दिन है कि मैंने उसको कल हर सूरत में दायर करना है, लेकिन हुआ क्या कि कल छुट्टी हो गई। क्या हो गई? छुट्टी हो गई। तो मेरा जो लिमिटेशन का पीरियड है ना वो रुक जाएगा कल, ठीक है। और ये कब शुरू होगा? उसने लिखा व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। ये नहीं कि अगले दिन हो जाएगा, नहीं। अगर हो सकता है उसको 5 छुट्टियां हो, 10 छुट्टियां हो, 15 छुट्टियां हो, या 20 या 2 महीने छुट्टियां हो, तो वो जिस दिन कोर्ट रीओपन्स वो आपका आखिरी दिन होगा फिर।
बात की समझ आई? सेक्शन 4 ने यह कहा कि जिस दिन लिमिटेशन का आखिरी दिन हो और उस दिन अदालत बंद हो तो आपका लिमिटेशन जो है वो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन कोर्ट दोबारा ओपन होगी। रीओपन का लफ्ज लिखा। सेक्शन 5 ने सेक्शन 5 ही वो मैकेनिज्म है। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन ये किन किन चीजों पर सेक्शन 5 अप्लाई होगा, इसमें उसने सिर्फ दो चीजों का बताया है। वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहली अपील है और दूसरी एप्लीकेशन है। कोई भी एप्लीकेशन सूट नहीं है। यहां पे आपने इस चीज को छोड़ दिया। उसने सेक्शन 5 ने उसने कहा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी अपील टाइम जो फ्रेम दिया गया है उसके अगर बाद दायर होती है तो कोर्ट उसे सुन सकती है। उसने मे वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। कोर्ट उसे एंटरटेन कर सकती है। और हम जब भी अपील और एप्लीकेशन गुजारते हैं ना किसी कोर्ट में जो टाइम बार्ड होती है, तो हम हमेशा इसी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन साथ लगा के दायर करते हैं कि जी हमें वो जो डिले हो गया है हमें उसकी माफी दे दी जाए, उसको कंडोन कर दिया जाए, ताकि इस केस, इस एप्लीकेशन या इस अपील का मेरिट पर फैसला किया जा सके। सेक्शन 3 ने कहा कि कोई भी टाइम बार्ड, कोई भी दावा, एप्लीकेशन या अपील अगर कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट उसे खारिज कर देगी। सेक्शन 4 ने कहा कि अगर कोई भी जो है वो कोर्ट जिस दिन आखिरी दिन था दायर करने का और उस दिन कोर्ट बंद थी तो फिर वो दोबारा उस दिन से शुरू होगी जिस दिन कोर्ट दोबारा खुलेगी। सेक्शन 5 ने कहा कि अपील और एप्लीकेशन अगर टाइम, मखसूस टाइम जो कि दिया गया है, जो बताया गया है, उसके बाद अगर जो है वो उसके बाद दायर की जाएंगी तो फिर कोर्ट जो है, कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट में प्रोसीड, कोर्ट कर सकती है। ये जरूरी नहीं, उसने मैंडेटरी नहीं कहा, उसने कहा कि कर सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको एंटरटेन करे या ना करे। सेक्शन 6 लीगल डिसएबिलिटी। ये अमूमन पेपरों में यही सवाल आता है कि लीगल डिसएबिलिटी क्या होती है। आप पिछले 5 साल पेपर उठा के देखें, उसमें तकरीबन हर दूसरे पेपर में यही सवाल आया हुआ है। लीगल डिसएबिलिटी क्या होती है? अगर कोई शख्स जो कि एंटाइटल्ड है, जिसका हक है कि वो कोई दावा, वो कोई एप्लीकेशन, वो कोई अपील दायर करे, ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों की दायरगी से पहले वो या तो माइनर था, या इनसेन था, या इडियट था। उसने यहां पर 3 अल्फाज को इस्तेमाल किया है। कौन कौन से हैं भला? माइनर, इनसेन और इडियट। अब माइनर तो हो गया बच्चा, इनसेन हो गया पागल, और इडियट क्या होता है? इडियट नहीं जी, डफर नहीं कर सकते आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अच्छा, इडियट जो है ना वो उसको आप उर्दू में क्या कहते हो भला? इडियट को बताओ कोई है? बेवकूफ, ठीक है। कम अकल, ठीक है। जिसके पास सोचने समझने की सलाहियत, वो बिल्कुल इनसेन नहीं है, पागल नहीं है, मतलब ये नहीं है, उसका इनसेन वाला स्टेटस नहीं है, लेकिन वो इस कदर पागल, जाहिल, और वो आप क्या कहते हैं उसको, क्या कहोगे भला? बेवकूफ है, कम अकल है कि उसे पता ही नहीं है, वो एज ऑफ मेजोरिटी अभी तक, पबर्टी अभी तक गेन नहीं कर सका। वो कहता है कि जो बंदा इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है और वो कोई दावा दायर कर सकता है, हक रखता है किसी दावे को, एप्लीकेशन को या अपील को दायर करने का, तो फिर
वो उसके लिए टाइम को रोक दिया गया यहां पर। उसके लिए एक ल्यूनेटिक भी आता है माइनर के साथ ही है। जी ल्यूनेटिक इसमें नहीं लिखा, ल्यूनेटिक का लफ्ज इसने नहीं लिखा, इसने सिर्फ 3 चीजों को डिस्कस किया है, माइनर, इनसेन और इडियट। उसने कहा कि इन 3 लोगों का जब भी कोई ये दावा दायर करने के, ये किसी अपील को दायर करने के या कोई दरखास्त देने के हकदार होंगे और वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो फिर उनके लिए लिमिटेशन यहां रोक दी गई है। और वो रोकी कब तक है कि जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता, इनसेन से सेन नहीं हो जाता और इडियट से जो है वो क्या नहीं हो जाता, इडियट का क्या उल्ट होता है बोला है, बिल्कुल यानी समझदार नहीं हो जाता जब तक, तो तब तक के लिए उसकी लिमिटेशन रोक दी गई। और उसकी लिमिटेशन उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब अगर कोई शख्स एक इसमें से मिसाल के तौर पर वो पहले माइनर था, माइनर से मेजर तो हो गया लेकिन मेजर होते ही वो इनसेन हो गया, ठीक है, तो उसकी दूसरी डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी शुरू हो गई। तो वो जो दूसरी डिसेबिलिटी भी है उसने भी जब तक वो इनसेन से सेन नहीं होगा या वो माइनर से इडियट है, इडियट से आगे ठीक नहीं होगा, तब तक जो है वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी और टाइम उसका रुका रहेगा। यहां एक मिसाल जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से कोई प्रॉपर्टी आई है, अभी वो माइनर, ठीक है, प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी क्या किया कि किसी उसके रिश्तेदार ने जो है वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लिया किसी भी सोर्स से, पैसे से, पाकिस्तान में चूंकि चलता है सारा कुछ। अच्छा, अब वो बच्चा अभी चूंकि माइनर है, वो 10 साल अभी माइनर और रहेगा, तो उसके लिए उसके पास तो टाइम है, उसे तो पता चल गया कि मेरी जो है वो प्रॉपर्टी किसी ने नाम करवा ली है, तो वो इस तकरार हक या डेक्लेरेटरी सूट करेगा। तो डेक्लेरेशन सूट के लिए कितने, 6 साल की है ना, डेक्लेरेटरी सूट के लिए 6 साल की लिमिटेशन है। तो उसकी लिमिटेशन 6 साल कब से शुरू होगी कि जिस दिन वो मेजर होगा, जिस दिन वो मेजर होगा। और इसके भी मेजर होने की जो डेफिनेशन है वो मेजॉरिटी एक्ट वाली ही है, 1975 या 1875 है, कोई इसी तरह मेजॉरिटी एक्ट। जिस दिन वो बच्चा मेजर होगा उस दिन से लेकर 6 साल के अंदर अंदर तक वो बच्चा जो है वो दावा दायर कर सकता है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अब तो आप 3 साल के थे तो अब आपकी उम्र हुई है 18 साल, तो आप ये 15 साल कहां रहे, आप तो 6 साल का टाइम था, तो आप तो अब दावा नहीं दायर कर सकते। तो इस कानून ने रोक दिया कि जब तक वो माइनर से मेजर नहीं होगा तब तक वो जो है वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी चलती रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो उसने आगे बात की, उसने कहा कि अगर कोई शख्स इसी डिसेबिलिटी के अंदर अंदर मर जाता है, वो डिसेबिलिटी इतनी लेंथी थी, वो इनसेन था, पागल ही रहा सारी जिंदगी और वो पागल ही मर गया, तो फिर कहता है कि उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड, उसका जो नेक्स्ट लीगल हेयर जो होंगे, उसके जो वारसान होंगे, वो फिर जिस दिन वो मरा उस दिन से अगर उसका कोई वारिस भी इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है तो वो जब इन 3 कैटेगरीज से निकलेगा तो वो तब उसका जो है वो टाइम शुरू होगा, उसकी लिमिटेशन का। बात की समझ आई है जी? वुरसा वुरसा वुरसा, जी जी, उसके जो लीगल एयर्स होंगे उसके वो सारे, अगर उनमें से भी कोई शख्स जो है वो इसी लीगल डिसेबल है तो उसके लिए भी टाइम तब से शुरू होगा जब उसका वो जो वारिस है वो जब इस कैटेगरी से निकल जाएगा। ठीक हो गया जी? समझ आ गई बात की?